हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। एक महिला में XXX क्रोमोसोम पाए जाते हैं, उसमें बार बॉडी की संख्या कितनी होगी? फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकेंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 2, फोर्थ ऑप्शन है 1। तो सबसे पहले बात करते हैं बार बॉडी की कि बार बॉडी होती क्या है। बार बॉडी के बारे में अगर बात करते हैं तो बार बॉडी रिप्रेजेंट द इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम एंड नॉर्मली फाउंड ओनली इन फीमेल सोमेटिक सेल्स। मतलब बार बॉडी जो होती है कुछ नहीं होती, बल्कि जो फीमेल के बॉडी में एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं उन्हीं को हम लोग बार बॉडी बोलते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि कोई फीमेल होती है तो उसमें जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो 2 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक्स। तो इन्हीं एक्स 2 क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। एक क्रोमोसोम जो होता है वो इन एक्टिव फॉर्म में होता है और दूसरा क्या होता है, एक्टिव फॉर्म में होता है। तो जो इनएक्टिव फॉर्म में क्रोमोसोम होता है उसको हम लोग हटा देते हैं, तो जो क्रोमोसोम बचता है वही बार बॉडी कहलाता है। तो यहाँ पे बात हो रही कि यहाँ पे 3x क्रोमोसोम, अगर यहाँ पे बात हो रही कि महिला है उसमें 3x क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो 3x जो क्रोमोसोम होंगे उनमें एक क्रोमोसोम इनएक्टिव होगा। अब डिपेंड करता है कि इधर का एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव है, इधर का एक इनएक्टिव है, या फिर कोई इनएक्टिव होता है, लेकिन इसमें एक इनएक्टिव होते हैं तो उन्हीं एक को मान लेते हैं हम एक क्रोमोसोम इनएक्टिव है, तो इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो रिमूव करने के बाद जो हमें क्रोमोसोम की संख्या बचती है वो 2 बचती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी एक महिला में XXX क्रोमोसोम पाए जाते हैं तो उसमें जो बार बॉडी की संख्या होती है वो 2 होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर 4 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 4x क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो 4 क्रोमोसोम जो होते हैं 4x क्रोमोसोम, उनमें भी क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जो क्रोमोसोम इनएक्टिव फॉर्म में होता है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। इसके बाद जितने एक्स क्रोमोसोम बचते हैं वही बार बॉडी कहलाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मनुष्य में कितने दांत 2 बार आते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 20, सेकेंड ऑप्शन है 12, थर्ड ऑप्शन है 28 और फोर्थ ऑप्शन है 4। यानी मनुष्य जो होता है इसमें मतलब कितने दांत ऐसे हैं जो 2 बार आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो मनुष्य होते हैं ये डाइफोडोंट होते हैं। मनुष्य क्या होते हैं, डाइफोडोंट होते हैं। तो मनुष्य में जो 2 दांत आते हैं, मनुष्य में मतलब कितने दांत 2 बार आते हैं, तो मनुष्य में जो 20 दांत होते हैं वो 2 बार आते हैं। 20 दांत को हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ। 20 दांत को हम लोग मिल्क टीथ बोलते हैं, या फिर इसे हम लोग दुग्ध के दांत भी बोलते हैं। तो मिल्क के जो टीथ होते हैं ये इंसान की ज़िंदगी में 2 बार आते हैं। और दूसरा अगर बात कर लेते हैं 12 की, तो 12 जो होते हैं इन्हें हम लोग परमानेंट टीथ बोलते हैं या फिर पत्थर के दांत बोलते हैं, जो कि लाइफ में सिर्फ 1 बार आते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि मनुष्य में कितने दांत 2 बार आते हैं, तो मनुष्य में जो 20 दांत है वो 2 बार आते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जीवन काल क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है नेचुरल बर्थ, सेकंड ऑप्शन है नेचुरल डेथ, थर्ड ऑप्शन है ए एंड बी दोनों, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं जीवन काल की। अगर तो जीवन काल क्या होता है, पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पान। कोई भी इंसान या कोई भी जानवर होता है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। एक चाइल्डहुड होता है, दूसरा एडल्टहुड होता है, तीसरा ओल्ड एज होता है। तो जो इंसान अपना मतलब तीनों अवस्थाओं को बिताकर मतलब मृत्यु को प्राप्त होता है उसे हम लोग जीवन काल बोलते हैं। तो यानी जो अपने नेचुरल डेथ को प्राप्त होता है, ये तीनों अवस्थाएं बिता देता है, इसके बाद जब उसकी मृत्यु होती है तो उसको हम लोग जीवन चक्र बोलते हैं। तो इसमें जो होता है नेचुरल डेथ जो होता है
उसका जीवन काल कहलाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है? फर्स्ट ऑप्शन है गर्भाशय में, सेकंड ऑप्शन है अंडाशय में, थर्ड ऑप्शन है फैलोपियन नलिका में, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो मानव होता है इसमें निषेचन की क्रिया जो होती है वो फैलोपियन नलिका में होती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। अगर बात कर लेते हैं गर्भाशय की, तो गर्भाशय में क्या होता है, जो बच्चा होता है उसका डेवलपमेंट होता है प्रॉपर, मतलब उसको न्यूट्रिशन या डेवलपमेंट जो होता है वो बच्चे को गर्भाशय में ही मिलता रहता है। अगर बात करते हैं अंडाशय की, तो अंडाशय जो होता है यहाँ से अंडा निकलता है, या फिर मतलब जो ओवरी होती है ओवरी से ओवम निकलता है। तो यहाँ पे मानव में बात हो रही निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है, तो मानव में जो निषेचन होता है ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। महिलाओं में सेक्स हार्मोन्स को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है एस्ट्रोजन, सेकंड ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, थर्ड ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो महिलाएं होती हैं उनमें जो सेक्स हार्मोन्स होता है ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों होते हैं। इनकी जो मतलब अगर बात करते हैं कि इनका मतलब सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे दिखाई देती हैं, तो जब मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान मतलब इनका जो लेवल होता है एस्ट्रोजन का सबसे ज़्यादा होता है, फिर प्रोजेस्टेरॉन का मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद जो लेवल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो महिलाओं में जो सेक्स हार्मोन्स का काम करती हैं वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों होते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त दोनों होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। कछुए का जीवन काल कितना होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 60 वर्ष, सेकंड ऑप्शन है 140 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 15 वर्ष, और फोर्थ ऑप्शन है 100 से 150 वर्ष। तो बात करते हैं कछुए के जीवन काल की, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि 60 वर्ष जो होता है ये मगरमच्छ का जीवन काल होता है। 60 वर्ष जो होता है ये मगरमच्छ का जीवन काल होता है। बात कर लेते हैं 140 वर्ष की, तो 140 वर्ष जो होता है ये तोता, जो तोता होता है इसका जीवन काल 140 वर्ष होता है, या फिर इसको इंग्लिश में हम लोग पैरेट भी बोलते हैं। और बात कर लेते हैं 15 वर्ष की, तो 15 वर्ष जो होता है एक कौवे का जीवन काल होता है। और बात करते हैं 150 से 100 से 150 वर्ष की, तो एक कछुए का जीवन काल होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। पीएच शब्द किसने दिया? फर्स्ट ऑप्शन है एस.पी.एल. सोरेनसन ने, सेकंड ऑप्शन है रॉबर्ट हुक ने, थर्ड ऑप्शन है उपरोक्त दोनों ने, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं पीएच शब्द की। तो पीएच शब्द का मतलब सबसे पहले देखते हैं कि पीएच शब्द का मतलब क्या होता है। पीएच शब्द का जो मतलब होता है वो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही कि पीएच शब्द जो दिए थे तो वो एस.पी.एल. सोरेनसन जो थे इन्होंने पीएच शब्द दिए थे, और इन्होंने अपने पीएच शब्द का जो मतलब रखा था वो पोटेंशियल पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन था। लेकिन बात हो रही कि पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो होते हैं ये सेम ही होते हैं। तो यहाँ पे जो पीएच शब्द था वो एस.पी.एल. सोरेनसन ने दिया था। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। अगर बात कर लेते हैं पीएच की वैल्यू की, तो पीएच की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके 14 तक पीएच की वैल्यू होती है। और जो 7 पॉइंट यहाँ पे जो बिंदु 7 होता है ये न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है। अब 7 से अगर 0 की तरफ हम लोग जाते हैं, सपोज दैट 7 से अगर हम लोग 0 की तरफ जाते हैं तो जो वैल्यू होता है वो एसिडिक होता है, यानी अम्लीय होता है। अगर 7 से हम लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं तो इसका जो मतलब मान होता है वो क्षारीय होता है, इन्हें एल्कलाइन होता है।
एल्कलाइन होता है यानी क्षारीय होता है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि पीएच शब्द किसने दिया, तो पीएच शब्द जो है वो एसपीएल सोरेनसन ने दिया है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। HIV की खोज किसने की थी? फर्स्ट ऑप्शन है ल्यूक मॉन्टेग्नियर ने, सेकंड ऑप्शन है TH मॉर्गन ने, थर्ड ऑप्शन है मेंडल ने और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं HBI की, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज मतलब सबसे पहले 1984 में यल मॉन्टेग्नियर ने की थी, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन है डार्विन ने, सेकंड ऑप्शन है पुरकिंजे ने, थर्ड ऑप्शन है जॉन रे ने, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म जो होता है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी पुरकिंजे जो थे इन्होंने सर्वप्रथम जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। गुणसूत्र शब्द किसने दिया था? फर्स्ट ऑप्शन है हाफ मिस्टर ने, सेकंड ऑप्शन है वाल्डवेयर ने, थर्ड ऑप्शन है बैगनर ने, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो गुणसूत्र शब्द है ये W वाल्डवेयर जो थे इन्होंने सबसे पहले गुणसूत्र शब्द को दिया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? फर्स्ट ऑप्शन है वाल्डवेयर ने, सेकंड ऑप्शन है वाल्टर फ्लेमिंग ने, थर्ड ऑप्शन है शूटर ने, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं कि गुणसूत्र शब्द किसने दिया था। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि गुणसूत्र की खोज किसने की थी। तो गुणसूत्र जो शब्द था वो तो W वाल्डवेयर ने दिए थे, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि गुणसूत्र की खोज किसने की है। तो गुणसूत्र की जो खोज है वो वाल्टर फ्लेमिंग ने की थी, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। और गुणसूत्र की खोज किस सन में किए थे? तो ये 1882 में इन्होंने गुणसूत्र की खोज की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है सरसों से, सेकंड ऑप्शन है धान से, थर्ड ऑप्शन है बाजरा से, फोर्थ ऑप्शन है मूंगफली से। तो जो टिक्का रोग होता है ये मूंगफली से संबंधित रोग होता है। हम लोग को देखने को मिलती है कि जो मूंगफली की पत्तियां होती हैं उसमें सफ़ेद सफ़ेद कलर के मतलब दाग पड़ जाते हैं, उसी को हम लोग टिक्का रोग बोलते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो टिक्का रोग मूंगफली फसल से संबंधित है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। पौधों में वृद्धि होती है, फर्स्ट ऑप्शन है जीवन भर, सेकंड ऑप्शन है केवल निश्चित समय तक, थर्ड ऑप्शन है रुक रुक के, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो पौधे होते हैं इनमें मतलब एक एपिकल मेरिस्टम होता है, जो इसके कारण मतलब पौधों में जो वृद्धि होती है वो पूरे जीवन भर होती रहती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। करनाल बंट एक बीमारी है, फर्स्ट ऑप्शन है धान की, सेकंड ऑप्शन है मटर की, थर्ड ऑप्शन है सरसों की, फोर्थ ऑप्शन है गेहूं की। तो करनाल बंट जो एक बीमारी है एक गेहूं में होने वाली एक बीमारी है। करनाल बंट या मतलब हरियाणा में मतलब पाया जाता है, हरियाणा राज्य में स्थित है करनाल। तो वहाँ पे मतलब एक गेहूं में एक बार बीमारी लगी जिसको हम लोग करनाल बंट नाम से मतलब उस बीमारी को जानते हैं, जो कि गेहूं में पाया जाने वाला एक बीमारी होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आलू में ब्लैक हर्ट का कारक है, फर्स्ट ऑप्शन है तांबे की कमी, सेकंड ऑप्शन है पोटेशियम की कमी, थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीजन की कमी, फोर्थ ऑप्शन है बोरान की कमी।
तो आलू में ब्लैक हार्ट का जो कारक होता है वो क्या है? सबसे पहले बात करते हैं कि आलू, जब हम लोग आलू को काटते हैं तो काटने के, जब ये आलू कोई होता है, जब इसको हम लोग काटते हैं तो काटने के दौरान हमको दिखाई देता है कि इसके बीच में यहाँ पे काले धब्बे का निशान है, गोल गोल सा काले धब्बे का निशान होता है। तो जो यही मतलब होता क्या होता है इसमें, ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है पूरी तरह से मतलब इसमें पहुंच नहीं पाती है, जिससे आलू में ब्लैक हार्ट डिजीज हो जाता है। तो यहाँ पे आलू काला पड़ जाता है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि आलू में ब्लैक हार्ट का कारक जो होता है वो ऑक्सीजन की कमी होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? फर्स्ट ऑप्शन है O2 यानी ऑक्सीजन, सेकंड ऑप्शन है CO यानी कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है N2 यानी नाइट्रोजन और फोर्थ ऑप्शन है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस होती है वो CO2 होती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मिलीबग किस फसल से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है सरसों से, सेकंड ऑप्शन है गेहूं से, थर्ड ऑप्शन है आम से और फोर्थ ऑप्शन जो है ये बैगन से। तो मिलीबग जो होता है ये सरसों से संबंधित होता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बात करते हैं कि मिलीबग के बारे में, कि जब हम लोग मिलीबग जो एक होता है वो कुछ केस में आमों से भी संबंधित होता है, लेकिन यहाँ पे फसल की बात की जा रही है। अगर यहाँ पे हम लोग फल की बात करते हैं, ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं फसल की, तो किस फसल से संबंधित है? वो सरसों से। अगर यहाँ पे बात करते हैं हम लोग फल की, तो फल की अगर बात करते तो वो आम से संबंधित होता है। हम लोग को आम का जो पौधा होता है उसकी जड़ों के पास देखने को मिलता है कि छोटे छोटे कीट होते हैं जो सफ़ेद कलर के दिखाई देते हैं, उन्हीं को हम लोग मिलीबग बोलते हैं। तो यहाँ पे मिलीबग किस फसल से संबंधित है? मिलीबग जो होता है ये सरसों से संबंधित होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है दिल्ली, सेकंड ऑप्शन है भोपाल, थर्ड ऑप्शन है देहरादून, फोर्थ ऑप्शन है लखनऊ। तो जो भारत में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है वो देहरादून में स्थित है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है ऊतक से, सेकंड ऑप्शन है विषाणु से, थर्ड ऑप्शन है जीवद्रव्य से, फोर्थ ऑप्शन है कोशिका से। तो कोशिका जो होती है मतलब छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं उनको मिलकर ऊतक बनता है। छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं, ये जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं ये आपस में मिलकर एक ऊतक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है, तो हिस्टोलॉजी जो होता है वो ऊतक से संबंधित होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की? फर्स्ट ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन ने, सेकंड ऑप्शन है रॉबर्ट हुक ने, थर्ड ऑप्शन है जेनर ने, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो मानव शरीर में कोशिकाएं होती हैं इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। लुई पास्चर ने किसकी खोज की? फर्स्ट ऑप्शन है पोलियो टीका, सेकंड ऑप्शन है इंसुलिन, थर्ड ऑप्शन है रेबीज, फोर्थ ऑप्शन है पेनिसिलिन। तो लुईस पास्चर जो थे इन्होंने सबसे पहले रेबीज टीका की खोज की थी, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मानव के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 10, सेकंड ऑप्शन है 12, थर्ड ऑप्शन है 14, फोर्थ ऑप्शन है 16। तो मानव के शरीर में जो पसलियों की मतलब जोड़ी होती है वो 12 पाई जाती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है? फर्स्ट ऑप्शन है पेप्सिन, सेकंड ऑप्शन है ट्रिप्सिन, थर्ड ऑप्शन है रेनिन, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो दुग्ध में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है उसको पचाने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा रेनिन।
जो रेनिन होता है वो दुग्ध में पाए जाने वाले प्रोटीन को पचाने का काम करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है, यानी एक मनुष्य में लगभग कितने लीटर ब्लड पाया जाता है या खून पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है 3 से 4 लीटर, सेकेंड ऑप्शन है 4 से 5 लीटर, थर्ड ऑप्शन है 5 से 6 लीटर और फोर्थ ऑप्शन है 6 से 7 लीटर। तो जो एक वयस्क मनुष्य होता है यानी हेल्दी जो मतलब इंसान होता है उसमें जो ब्लड की मात्रा होती है वो 4 से 5 लीटर होती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। शहद में मुख्यतः होता है, फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन, सेकंड ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, थर्ड ऑप्शन है वसा और फोर्थ ऑप्शन है विटामिन। तो शहद में जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, सॉरी बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है उड़द में, सेकंड ऑप्शन है अरहर में, थर्ड ऑप्शन है मटर में और फोर्थ ऑप्शन जो है वो सोयाबीन। यानी सबसे अधिक अगर बात करते प्रोटीन की, यानी इन दालों में सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है, तो जो सबसे अधिक प्रोटीन होती है वो सोयाबीन में पाई जाती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बात कर लेते प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो लगभग सोयाबीन में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 42% के आसपास में होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है मांस में, सेकंड ऑप्शन है दूध में, थर्ड ऑप्शन है चावल में और फोर्थ ऑप्शन है दाल में। तो मांस में भी प्रोटीन पाया जाता है, दूध में भी प्रोटीन होता है और दाल में भी प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ पे बचता है एक ऑप्शन चावल जिसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जापानीज इंसेफ्लाइटिस का कारक होता है। फर्स्ट ऑप्शन है जीवाणु, सेकंड ऑप्शन है विषाणु, थर्ड ऑप्शन है प्रोटोजोआ और फोर्थ ऑप्शन है फफूंद। तो जापानी जो इंसेफ्लाइटिस होता है इसका कारक क्या है। इसका जो कारक होता है वो विषाणु होता है, यानी वायरस जो होता है वो जापानीज इंसेफ्लाइटिस का कारण होता है। जापानीज इंसेफ्लाइटिस, अगर इंसेफ्लाइटिस की बात करते हैं तो इसको हम लोग नॉर्मली चमकी बुखार के नाम से भी जानते हैं या मस्तिष्क बुखार के नाम से भी जानते हैं। अभी कुछ टाइम पहले बिहार में ये देखने को मिला था इंसेफ्लाइटिस यानी चमकी बुखार, जिससे इनमें ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो पीड़ित हो जाते हैं और इनसे क्या होता है ज़्यादातर मृत्यु होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जापानीज इंसेफ्लाइटिस जो होता है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस की अगर हम लोग बात करें तो जापानीज इंसेफ्लाइटिस विषाणु यानी वायरस के कारण होते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है। फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकंड ऑप्शन है 15, थर्ड ऑप्शन है 50, फोर्थ ऑप्शन है 25। तो बात करते हैं यहाँ पे पानी की, तो पानी जो होती है इसमें कोई कैलोरी नहीं पाई जाती, इसमें कैलोरी की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है। इसमें अगर बात करते हैं मात्रा की तो इसमें जो होते हैं मिनरल्स की मात्रा होते हैं और आयंस की मात्रा होते हैं, जैसे कि सोडियम पोटेशियम आयन, ये सब पानी में पाए जाने वाले आयंस होते हैं और मिनरल जो होते हैं इसकी मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पे जो राइट अगर आंसर की बात की कि एक गिलास पानी पीने से हमें कितनी कैलोरी मिलती है, तो ये 0 कैलोरी हमें ऊर्जा मिलती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है सरसों, सेकंड ऑप्शन है धान, थर्ड ऑप्शन है बाजरा, फोर्थ ऑप्शन है गेहूं। तो हरित बाली जो रोग होता है ये बाजरा से संबंधित होता है। इसमें देखने को ये मिलता है कि जो बाजरे की बालियां होती हैं, बाजरे की बालियों पे वाइट यानी सफ़ेद कलर का जो होता है वो स्पॉट हमें देखने को मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हरित बालियां बोलते हैं, जो कि बाजरा में दिखाई देता है या बाजरे फसल से संबंधित होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा।
आज का हमारा वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।